लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है दंगल 2024 में। और दंगल 2024 में हम अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। वहां पर क्या मुद्दे इस बार 2024 के हैं और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपको दिखा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में दिल्ली में गए थे और आज हम पहुंचे हैं चांदनी चौक। जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 10 विधानसभा हैं, उसमें से एक विधानसभा मॉडल टाउन, वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ की चीज़ें भी आपको बताएंगे, सब चीज़ों, और मेरे साथ कुछ पैनल भी होगा जिसके साथ डिस्कस करें। लेकिन थोड़ा सा इस सीट के बारे में बता दूँ, बहुत ही ऐतिहासिक एक सीट है चांदनी चौक अपने आप में, क्योंकि यहाँ से एक और एक ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मिथ कह लो या खुशनसीबी कह लो कि यहाँ से जो भी सांसद जीत के आता है वो मंत्री तो जरूर रहता है, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात हो या कपिल सिब्बल की बात हो या अन्य की बात हो। और साथ ही में अलग ही जियोग्राफिकली अगर कंपेयर करें तो छोटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीब 15 लाख के करीब वोटर हैं। और अभी तक 10 विधानसभा है, 10 की 10 पर आम आदमी पार्टी है और एमसीडी तो इस वक्त आम आदमी उस पर सत्तासीन है। तो बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार ये क्योंकि जो सीट शेयरिंग हुआ है इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस के खाते में सीट यहाँ पर आई है। और सबसे पहले इलाका दिखा दूँ, यहाँ पर मैं मॉडल टाउन इलाके में खड़ा हूँ और ये आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर काफ़ी लोग क्योंकि रहते हैं, नौकरीशुदा भी हैं और कई अलग अलग यहाँ की व्यापारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की कई अलग अलग परेशानी। पहले मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ खड़े हैं महेश शबाना, ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। पंकज पांडे मेरे साथ उस्मान अंसारी हैं कांग्रेस से, और पंकज पांडे आम आदमी पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीजेपी से क्योंकि सत्तासीन आपकी पार्टी है और इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद थे। क्या चीज़ें हैं जो लगता है कि पिछले 5 साल में हुई हैं, 5 क्या 10 साल ही, वो 10 साल ही लगे, तो जो इस बार भी वोट में बदलेंगी और यहाँ के इलाके में वोट आपको लोग देंगे? शासन में आने के बाद देश में जिस प्रकार का सकारात्मक बदलाव दिखने को मिला है और लगातार समाज के हर वर्ग के लिए जो हमने काम किए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे हमारे लोकसभा स्तर पर हो, समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही संसद में जब उन्होंने संसद के प्रांगण में वो घुसे, अंदर गए, साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने पहले ही उद्बोधन में ये कहा कि मेरी सरकार देश के किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, शोषितों को, पीड़ितों को समर्पित है। और उसी दिन से लगातार जो देश की जनता से 2014 में हमने वादे किए, एक एक कर उस वादे को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उसी के आधार पर आज हम फिर जनता के बीच में जो इस बार का हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। और देश में जिस प्रकार का माहौल, सकारात्मक माहौल जो दिखने को मिल रहा है, हर वर्ग से जिस प्रकार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, देश के हर भूभाग में लोग, मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो चरम, चाहे साउथ में जाएं तो आप तमिलनाडु में जाएं जहां लोग कहते हैं कि भाजपा वहां कमज़ोर है, उड़ीसा में जाएं, वहां की रैली में किस प्रकार जनसैलाब दिखने को मिल रहा है। निश्चित रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है, जब इस देश में परिणाम लोकसभा के घोषित होंगे तो 400 का आंकड़ा पाकर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखेगी। पहला कमेंट कांग्रेस से लेना चाहूँगा, आपके खाते में सीट गई है तो क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि बिहार भैया विकास की, कितना काम और क्या लगता है? देखिए, जहां आप खड़े हैं सबसे पहले इसी विधानसभा को देखेंगे आप, सर्वे करेंगे, हम ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं कि वो विपक्ष जो होता है उसके पास काम यही होता है कि ज़मीन पर उतर के काम करना। तो यहाँ आज तक 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है, ये खाली झूठे जुमले वादे इसी पर क्यों। और जो कहते हैं किसान की बात करते हैं, किसान क्यों रोड पर आ गया? जवान की बात करते हैं, जवान क्यों आ गया? वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय हम उनका धन्यवाद करेंगे कि आज उन्होंने जिस तरह का इसका बॉन्ड का जो आप उजागर किया, तो उससे आज देश की जनता देख रही है कि कितनी भ्रष्ट ये पार्टी है, किस तरह ये लेके चल रहे हैं देश को। देश हाहाकार मचा हुआ है। और आप देख लें, किसान हो, जवान हो, और यहाँ पर जवान ये आपका जवान जो स्टूडेंट है और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, सब लोग परेशान हैं। और 24 में आपको दिखाएंगे भ्रष्टाचार और ये मुद्दा कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी से पंकज पांडे हैं, इनका भी कमेंट लेते हैं।
ये कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा रहेंगे, बोल रहे हैं विकास हुआ है। पहला कमेंट लेना चाहूँगा कि इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार। देखिए, सबसे मेन मुद्दा तो ये रहने वाला है कि अगर मेरे साथी कह रहे थे कि विकास हुआ है, अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसद के चेहरे को बदलने की ज़रूरत क्या थी भाई। इस टाइम तो उनको अपना देना चाहिए था आगे कि भैया मैंने ये करा, आप मुझे दोबारा वोट दीजिए। वो टिकट के काबिल भी नहीं बचे। दूसरा, एक टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने मुख्यमंत्री के माफ़ कीजिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे पेश किया था। आज वो इस काबिल भी नहीं है कि टिकट भी ले सके और लड़ भी सके। तो ये विकास तो कुछ इन्होंने किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। जवाब लेंगे, ये सब जगह सवाल यही आ रहा है कि कैंडिडेट आप बदल दिए, क्या आपको इतना विश्वास नहीं था? डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे, सीएम चेहरा भी थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 1993 से लगातार, जब पहली बार विधायक बने, उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद लगातार 5 बार वो विधायक रहे, दिल्ली प्रदेश के वो 4 बार अध्यक्ष रहे, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और फिर 2014 में उनका कार्यक्षेत्र पहले जमुना पार था, और उसके बाद वो 2014 में पार्टी ने उनको एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भेजा। 10 साल उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, और यही हमारी इस पार्टी की खूबसूरती है कि जिस प्रकार पार्टी ने उनको कहा कि पार्टी शायद उनकी को अलग भूमिका देखती होगी, पार्टी तय करेगी भविष्य में उनकी सेवाएं किस प्रकार लेनी है, लेकिन रत्ती भर भी कहीं आक्रोश, कहीं विरोध आपको देखने को मिला। जैसे ही प्रवीण खंडेलवाल जी का नाम घोषित हुआ, अगले दिन से ही डॉक्टर साहब लोगों के बीच में जाकर जो उन्होंने 10 साल में विकास कार्य किए, वो सब आपको लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। और जो मेरे मित्र ने कहा, 10 साल से यहाँ पर झाड़ू का विधायक है आम आदमी पार्टी का अखिलेश पति त्रिपाठी, आप ये पार्क देख सकते हैं कि विधायक ने किस प्रकार कार्य किया है। और अब तो निगम में भी ये बैठे हैं, जो ये भ्रष्टाचार का नारा लगा लगा कर निगम में बैठे, आज इस पार्कों की हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी से लेंगे। यही आरोप ये लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं अब आप एमसीडी में हो, सरकार में आप हो। नहीं, एमसीडी में तो हम हैं, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या इनसे पूछिए कि यहाँ का निगम पार्षद कौन है, वो क्या काम करता है ना, उससे पूछिए, है ना। और ये कह रहे हैं जी भाई हर्षवर्धन जी जो है वो लगे हुए हैं। अरे कैसे ना लगे भाई, उनके पीछे भी ईडी सीबीआई छोड़ दी जाएगी, है ना, कैसे ना समर्थन करें। मैं ये कहता हूँ, चलिए हर्षवर्धन जी ने नहीं किया होगा, 7 में से ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 6 बदलना पड़ा, और 1 को भी आपको पता है कैसे मिली है ना। तो इनसे पूछिए विकास क्या हुआ। इन्होंने कहा जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख सबके जेब में देंगे, क्या हुआ उसका, है ना। किसानों की एमएसपी डबल हो गई, दुगनी हो गई उनकी आय, कहाँ गया वो, इतने किसान मर गए, इसका जवाब कौन देगा। और मैं तो कह रहा हूँ, इतने ही अगर ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना, तो नरेंद्र मोदी जी अपने खुद इस बार कहते हैं कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा प्रधानमंत्री चुनाव, किसी और को बनाइए ना, बड़े कार्यकर्ता की पार्टी है तो ये। अब मैं यहाँ के लोकल मुद्दे पर आना चाहूँगा, जो लोकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमने लोगों से बात की। एक आ गया सबसे पहले व्यापारी वर्ग, जीएसटी का मुद्दा काफ़ी उठ रहा है, सीलिंग का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रहा है, तो उसको लेकर के मैं कहूँगा कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपके एमपी रहे थे। सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। और ये कहा जा रहा है कि सीलिंग करवाई जा रही है, ये भी कहा गया कुछ नहीं कि डी सीलिंग चलो कुछ की हुई, लेकिन जो भी है समस्या वैसी की तैसी बनी हुई है। देखिए, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी, वो स्वयं एक व्यापारी नेता हैं। 2008 में चांदनी चौक से विधानसभा का चुनाव लड़े, पार्टी के 2009 में वो कोषाध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार व्यापारियों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। लगभग कैट के माध्यम से, CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से पूरे देश के व्यापारियों को, लगभग 10 करोड़ व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और जहाँ तक रहा सीलिंग का मुद्दा, सीलिंग के लिए अगर दिल्ली में सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया तो उसका नाम प्रवीण खंडेलवाल है। आज चाहे GST का मुद्दा हो, चाहे वैट का मुद्दा हो, सरकार को कोई भी चर्चा अगर किसी बिंदु पर करनी है तो प्रवीण खंडेलवाल जी उसमें निपुण है। वो सब इस पूरे विषय को समझते हैं और उससे जुड़े हुए समाधान को करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं कि खंडेलवाल जी पूरे लगे हुए हैं उसमें सीलिंग के मुद्दे पर। नहीं, एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये, इनके पास पार्टी में क्या कोई ऐसा नेता ही नहीं है। यहाँ क्यों आप उसको कोई कैंडिडेट को उतारेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता नकार चुकी है। इसलिए व्यापारी वर्ग को ला रहे हैं कि व्यापारी आएगा, पैसा खर्च करेगा, तो जो खर्च करेगा अपने लिए करेगा। मैं नहीं मानता कि ग्राउंड जीरो पे यहाँ बीजेपी यहाँ पर आने वाले टाइम में आए, क्योंकि कांग्रेस एक ज़माने से एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, और हमारे कपिल सिब्बल जी ने भी यहाँ बहुत काम किया है 10 साल में पिछले। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। पर कैंडिडेट इतना लेट क्यों हो रहा है, कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहा? नहीं, कैंडिडेट हमारी पार्टी बहुत हमारे यहाँ बहुत
आज 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 हमारी पार्टी का ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है। जो घोषित हुए आज सवा महीना हो चुका है। इनको और क्या जहाँ तक है, इन्होंने जो इनको बात कही, प्रॉब्लम इस बात की है, मैं हमारी आप- पार्टी जो है मैं- बहुत सोच समझ के फैसला करती मैं है। आपके चैनल हमारी के माध्यम पार्टी- से कहना चाहता हूं हमारी मित्रों, पार्टी बहुत समझदार पार्टी है। एंड टाइम पे देगी, मगर एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा जमीनी स्तर का देगी, जो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक सातों की सातों सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा कि प्रवीण जी व्यापारी नेता है, क्या कोई कार्यकर्ता, कोई नेता व्यापार नहीं करता क्या? प्रवीण जी स्वयं, उनके ताऊ जी यहाँ से विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, उप महापौर रहे, लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, और वो खुद उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। उनका पूरी पृष्ठभूमि संघ परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है। साथ साथ व्यापार भी करते हैं और व्यापारी को संघर्ष आप भी कुछ करते हैं। कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर टिकट मिल गई है कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। 7-0 से हराएंगे और अगले विधानसभा में 70-0 से हराएंगे इनको। इसमें एक छोटा सा सवाल इस पे लूंगा कि अब कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? जो पहले अलग अलग आप लड़ते थे एक दूसरे के विरोध में, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में, रामलीला मैदान में क्या होता था, लेकिन अब कैसे समझाएंगे? दोनों से सवाल लूंगा। देखिए, जब संविधान खतरे में होता है ना, जब एक व्यक्ति संविधान के पीछे पड़ जाता है ना कि हम इसको अब कुचल के ही मानेंगे और अब किसी को जीने नहीं देंगे, तो बड़े परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एक गठबंधन बना, उसके अंदर हम लोग साथ लड़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और इंडिया गठबंधन इनको बहुत बुरी तरीके से हरा रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कभी कुछ मुद्दा उठाते हैं, कभी, क्योंकि इनके पास कभी कोई चेहरा रहा नहीं। एक बार इनको दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चुनने का इनको मौका मिला, उसमें भी इनके अंदर इतने काबिल लोग नहीं थे कि 3-3 मुख्यमंत्री इनको डालने पड़े उसके अंदर। पूरा 5 साल चला ही नहीं पाए मुख्यमंत्री के द्वारा। पहले आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा भला बुरा कहती थी, अब कांग्रेस क्या वहां सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, आज जो जनता है वो जानती है, कांग्रेस है लार्जेस्ट पार्टी हिंदुस्तान के अंदर। सेकंड पार्टी आज की टाइम में है तो कांग्रेस है, क्योंकि पिछली लोकसभा में देखा होगा कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे आई थी दिल्ली के अंदर भी। तो अभी यहाँ की जनता जानती है कि कांग्रेस को ही पसंद करती है लोकसभा में, इसलिए जो आम आदमी का ही वोटर है वो है तो कांग्रेस का है ना। पुराना हमारा घर वापसी हो जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है, बहुत इजीली आ जाएगा, कोई घर में आएगा और हम लोग दोनों मिलकर ना इन सातों की सातों सीटों को जीत कर दिखाएंगे। कहना है इनका मेरे आम आदमी पार्टी के नेता ने बात कही कि संविधान खतरे में था। 1975 में जब इन्होंने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की, संविधान खतरे में थे। जब राम मंदिर के वो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद 3 निर्वाचित सरकार को कांग्रेस ने 356 लगाकर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। और आज जो केजरीवाल, जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, जिसने कहा कि मैं न कभी कांग्रेस से समर्थन लूंगा, न कभी अपने बच्चे की कसम खाई, न कभी कांग्रेस को समर्थन दूंगा, आज वही केजरीवाल जो कहता मेरे पास शीला दीक्षित को जेल भेजने के लिए 200 पन्नों की चार्जशीट है, जो सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जितने कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे उनके खिलाफ चार्जशीट लेकर घूमता था, आज वही भ्रष्ट केजरीवाल उस कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया है। और ये दोनों इतनी नूरा कुश्ती कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, दोनों यही कह रहे हैं। लोकतंत्र देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? अगर आज लोकतंत्र खतरे में होता तो लगातार पूरे देश में लोग मोदी जी को प्यार कर रहे हैं। आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी का सरकार में हम है, शासन में है, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। और जब भी चुनाव लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। देखिए, इनको लगता है लोकतंत्र को इन्होंने हाईजैक कर लिया। जितने भी सरकारी संस्था हैं, जितने भी, आज ये देख लिया, आज ये क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर एक संवैधानिक तौर पे एक तरह की डिबेट हो रही है, यहाँ पर भी नारे लग रहे हैं। क्यों भाई, लोकतंत्र तो अपना आप खतरे में आ गया। जहाँ ये नारे लगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई प्रचार कर रहे हैं कि नारे लगने की ज़रूरत है। हम ये जानते हैं इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट सबको कैप्चर कर लिया है, जिस कारण हम लोग जो है कहेंगे ही लोकतंत्र खतरे में। एक मुद्दा था, लेकिन कुछ और मुद्दे ही हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं देख रहा था कि लोग ये कह रहे थे पेयजल का मुद्दा, और साथ में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं। कुछ से बात की तो कहा कि एमपी ने नहीं कराया, कुछ कह रहे हैं कि एमसीडी नहीं करा रही, कुछ का कहना है कि एमएलए कभी आते नहीं। तो ये मुद्दा काफ़ी अहम दिखा था, इस पर मैं तीनों से चर्चा करूँगा। किसका कसूर है? 10 साल से आपका एमपी यहाँ पर है। सैनिटाइजेशन यहाँ तो चलो फिर भी हम ठीक इलाके में, बाकी जो 10 विधानसभा उनमें देखें तो अलग अलग कूड़े के ढेर, कई चीज़ें और नज़र आती हैं। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी अब केंद्र में मंत्री थे,
उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हर क्षेत्र में स्लम बस्ती में, सेवा बस्ती में, गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर थे और इनके मुख्यमंत्री घर बैठे हुए थे। और जहां तरह की पानी की आपने जल बोर्ड की बात की, जल बोर्ड के मुखिया हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। आज तक जो जल बोर्ड आज से पहले मुनाफे में हुआ करता था, आज उसमें करोड़ों का घोटाला होने के बाद आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भी वहां पर रामवीर विदुड़ी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है कि जो जल बोर्ड कभी प्रॉफिट में था आज वो घाटे में कैसे हो गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो केजरीवाल सब स्वच्छ बिजली हाफ पानी माफ की बात करता था, ना आज यहाँ पानी माफ है ना बिजली हाफ है, कुछ भी नहीं है, सब एक दिखावा है। लोगों को धोखा देने का केजरीवाल ने काम किया है। और जो केजरीवाल परिवारवाद से कहता था, आज उसकी पत्नी अपनी फोटो भगत सिंह के साथ और जिन्होंने संविधान बनाया, जिनको संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ तुलना। केजरीवाल पहले इस पे इनका कहना है कि एमसीडी है आपकी है और सैनिटाइजेशन और इस तरह की चीजें आपका जिम्मेदारी है। फिर तो हम उससे कहाँ भाग रहे हैं? मेरे को एक बात बताइए, जब ये सरकार में आए थे, ये आज तो देखिए लोकसभा का इलेक्शन है ना, तो हम जब एक क्या होता है ना कि एक बच्चा जब होता है उसके जब कम नंबर आते हैं ना, तो वो क्या कहता है, अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पापा, पिताजी पूछते हैं कि बेटा आपके कितने नंबर आए, तो वो कहता है जी वो सुमित के कम नंबर आए जी, राहुल के कम नंबर आए जी, फलाने के कम नंबर आए जी। तो पिता, अरे भाई राहुल के आए होंगे, तुम्हारे कितने आए? तो ये तो हाल भाजपा का है। लोकसभा का इलेक्शन है, 10 साल का हिसाब इनको देना है और ये बोले जी जेएमएम क्या कर रहा है, ये क्या आरजेडी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अरे भैया आप बताओ, आपने 10 साल दिल्ली जल बोर्ड इनके पास है, पानी की सप्लाई बताइए, दिल्ली जल बोर्ड हमारे पास है। दिल्ली की सरकार मुनाफे की सरकार है, दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है। मैं कह रहा हूँ 10 साल मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी इनके मुख्यमंत्री रहे, आज तक ये क्या पॉजिटिव में कभी ला पाए? और बड़ी बड़ी बातें गवर्नेंस हमें सिखाते हैं, ये आज तक कभी पॉजिटिव में ला पाए? कौन सी सरकार है जिसमें भाजपा की है और वहाँ पे पॉजिटिव में हो? दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारी सरकार मुनाफे में चल रही है। पेयजल की समस्या ठीक है सर देखिए, पेयजल की समस्या, कुछ समस्याएं आती हैं उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है, सरकार उस पर काम करती रहती है। और देखिए हमेशा 100% चीजें परफेक्ट एक साथ नहीं की जा सकती, उस पर हमेशा काम चलता रहता है, कोशिश की जाती है। कुछ चीजें, अरे बहानेबाजी तो आप कर रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन जवाब आपको देना है, आप जवाब दे नहीं रहे हो। आप पूछ रहे हो जी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हैं, आपको जवाब देना है क्या? बुनियादी सुविधा को ठीक नहीं कर पा रहे, अरे ये कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे। कितना मौका चाहिए आपको? 10 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, तीसरी बार आपको मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाया है, उसके बाद भी पानी जैसी समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे केजरीवाल पर। वोट मांगने का अधिकार नहीं होना शीला चाहिए। दीक्षित की सरकार थी, आप ही की सरकार थी। सिर्फ अगर हम पहले केजरीवाल जी के कार्यकाल से पहले देखें तो तब से पानी की समस्या, बिजली की समस्या चली रही, हालांकि बाद में बिजली ये देखिए, पानी आज जो इलेक्शन है हमारा पानी को लेकर कम, और आज हमारा जो है देश को लेकर है। ये छोटी चीज़ें, ये काउंसलर वाली, ये एमएलए वाली, ये इस तरह की बातें अभी मुझे लगता है नहीं उठानी चाहिए। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो हमारे मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेते हैं, हमें सबसे पहले देखना है कि देश के में बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, देश में किसान कितना परेशान है, देश में आप बहन बेटियां कितनी जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसमें देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्या, पहले हमें उसके ऊपर करना चाहिए। पानी की समस्या है, ये छोटी समस्या है, इसके लिए हमारे को मुझे लगता है बात नहीं करना चाहिए। गरीब से पूछो, जो सेवा बस्ती में रहता है, जिसको स्वच्छ चलिए, ये पानी की समस्या छोटी कह रहे हैं, तो एक और बड़ी समस्या है दिल्ली में, जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं लगे हुए हैं। यहाँ आप आगे जाएंगे थोड़ा सा तो और आपको यहाँ भी दिख जाएगा पहाड़ बहुत बड़ा। सबने कहा, उधर गौतम गंभीर कहते रहे हम नीचे कर देंगे, अरविंद केजरीवाल और पूरी कैबिनेट खुद भी जाती रही, लेकिन कम नहीं हुए। तीनों पार्टियों से सवाल लूंगा, वहीं का वहीं। एमसीडी के चुनाव में कहा था कि 100 दिन का मैं रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, 100 दिन एमसीडी सत्ता में आती, 100 दिन के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको निरस्त कर देंगे, हटा देंगे, सफाई कर देंगे। आप जाकर वहां देखिए, आज केजरीवाल को सत्ता में आए एमसीडी में 1 साल हो गया है, निगम में भी ये सत्ता में बैठे हैं, मेयर भी इनका है, और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा में भी ये बैठे हैं। अब किस बात की बहानेबाजी है? जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे डॉक्टर साहब वो काम अपने कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इस पार्क की हालत देख लीजिए, इनके एमसीडी में सरकार है, विधानसभा में इनकी सरकार है, पानी ये दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे, जो फ्री का नारा था वो भूल गए। देश का युवा आज ढूंढ रहा है, जब इन्होंने बड़े वादे किए थे, कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे हैं, इनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। सर कूड़े के पहाड़ जो है वो कम हुए ज़्यादा हुए, क्या भाजपा के चश्मे से थोड़ी देखेंगे हम? वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो नीचे उसके आसपास रहते हैं, मैं छोड़िए कोई और गया ना, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, लोगों ने क्या लगभग वो आधा हो चुका है। देखिए क्या होता है ना, सरकार भी एक तरीके से चलती है, क्योंकि अभी एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का नहीं हुआ था कुछ मसलों की वजह से, क्योंकि जो पहला आधे जो था उसको तो साफ कर लिया गया, लेकिन जो बाकी है उसके लिए कुछ
हमें और कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे, जो स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा भी तो लगेगा ना उसको साफ करने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि उसमें हमारे माननीय एलजी साहब ने जो बहुत सारी कानून बना, चेंजेस हुए, जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। उस पर भी एमसीडी सरकार काम कर रही है सर, उसको सरकार उस पर काम कर रही है। चूंकि आप जानते हैं कि अभी मेयर का इलेक्शन भी होने वाला है, स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होगा। उसमें जो भी क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी हमें बात करनी होती है या हमें कोई वो करना होता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है। फंड की अभी नहीं, क्रंचेज नहीं है, क्रंचेज है कि उसको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना सर। ऐसा थोड़ी है कि फंड पड़ा हुआ ले आकर लगा दीजिए ऐसे ही करके, लेकिन वो एक कमेटी डिसाइड तो करेगी ना, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है एमसीडी के अंदर। इसी कूड़े के पहाड़ कांग्रेस से भी लूंगा, 15 साल से बन रहा है, शीला सी सरकार भी 2 बार रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कूड़ा जमा होता गया और अब जब बहुत बड़ा एक राक्षस बन गए तब सब एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मगर हमारा ये मानना है कि आज ये बीजेपी की जो सरकार है ये चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल में बैठी है। ये कूड़े के पहाड़ कोई बड़ी बात नहीं है, वो वहाँ खुद अपने फंड से भी करवा सकती है, क्योंकि देश में कई आपदा आती है, क्या बीजेपी सरकार वहाँ पैसा नहीं रिलीज करती? क्या वो इतने बड़े बड़े काम नहीं करती? वो आज ये कूड़े का पहाड़ छोटा सा पहाड़ है दिल्ली के अंदर, इनसे अपने दिल्ली के अंदर राजधानी में नहीं हो रहा, क्या ये उसके लिए रिलीज नहीं कर सकती फंड? ये आम आदमी को दोषी ठहरा तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं सर, ये नहीं कर रहा। गौतम गंभीर भी जाते थे। गौतम गंभीर कुछ नहीं कर रहा है, ये सब जुमलेवादी की सरकार है जितनी भी है, और अभी 400 पार का भी जुमला ही नजर आएगा, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है, अब यूथ समझ चुका है। आने वाले टाइम में आपको दिखा देंगे, कोई दूर नहीं है। जब किसी के घर में शादी होती है तभी मालूम होता है कौन नाराज है कौन नाराज नहीं। जवाब लूंगा, ये कह रहे हैं कि सेंटर नहीं कर रहा। दोनों मित्रों के साथ आपके साथ चलूंगा। आप ये बलसवा का जो लैंडफिल साइट है नज़दीक है, चल के देख लेते हैं वहाँ कितना इन्होंने काम किया पिछले 1 साल में, कितना उसको कम किया है। ये सिर्फ झूठे, ये जो कहते हैं ना हम जुमलों की सरकार है। हमने राजस्थान में भी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी बनाई, छत्तीसगढ़ में भी, तब भी इन्होंने कहा ये जुमलों की सरकार है। ऐसे ही ईश्वर इनको करता रहे, हमारी सरकार देश में चलती रहे, बनती रहे। मोदी जी 400 का नारा पार करते रहे। मशीन में ड्राई क्लीन और ये कर इन कांग्रेस सरकार बनाई है, है, वॉशिंग मशीन में कांग्रेसों को गाली देकर ये आम आदमी पार्टी पैदा हुई। ये आज सरकार वही बना कांग्रेस है। इसके साथ मिलकर ये डराने वाली सरकार बात तो राजनीति करने के कोई अधिकार कराने नहीं वाली है है। कांग्रेस को। जितनी तो सरकार थी रामलीला मैदान पे तोड़ बनाई है। रामलीला मैदान अपने पे मेहनत से बना। मित्रों, रामलीला मैदान पे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी अपनी विचार चर्चा हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दंगल 2024। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार विचार चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम जाकर के लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं और वहां पर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के मॉडल टाउन इलाके में, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी विधानसभा है और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। फिलहाल ब्रेक से पहले हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और ब्रेक के बाद चर्चा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे महंगाई को लेकर के लोगों ने तमाम बातें कही, तो एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, चरम सीमा पर पहुँच गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम इनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्या बढ़ गई है, लगाम कैसे लगी और ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा चुनावों में? देखिए, 2014 से पहले और 2004 से लेकर 14 तक आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और उसके बाद 14 से लेकर 24 तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि भाजपा में नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई पर कितना अंकुश लगाया है। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी बढ़ी है, आमदनी के साथ साथ लोगों का खर्च करने का मात्रा भी बढ़ा है। तो महंगाई ठीक एक विषय है, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने इन्फ्लेशन को कभी भी 8-9 तक नहीं जाने दिया, उसको 5.4, 4.8 तक उसको रोक कर रखा है। और उस मोदी जी लगातार हमेशा ये कहते रहे हैं कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर, 4 जाति जो उन्होंने बताई है, वो जब तक कांग्रेस ने 5 बता दी। उसकी कमाई जब तक ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तब तक महंगाई अपने आप कंट्रोल में रहेगी। 4 जाति ने 5 आपने बता दी है, 25 नुकते। महंगाई लेकिन कम होगी। देखिए, महंगाई जो कम होगी, सबसे पहले आप देश की जनता को रोज़गार दीजिए। जब रोज़गार होगा, जब उनके पास काम होगा तो महंगाई कम होगी। आज उनके काम नहीं है तो आखिरकार उन्हें मजबूरी में रुपए की चीज़ 1.25 रुपये में ख़रीदनी पड़ती है। महंगाई तो अपना आप हो गई, आप रोज़गार नहीं दे रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग होती है। अडानी अंबानी जैसी लोग जो है ना ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, हर चीज़ को हाईजैक करते हैं, हर चीज़ पे अपना मार्कर लगा देते हैं, तो महंगाई तो अपना आप होगी। जो मौलिक आप जो आप बिस्किट होता है, ये आप जो बिस्किट 5 रुपये का बिस्किट जो पार्ले जी का आता है, उस पर भी आप जीएसटी ले रहे हैं।
ये महंगाई नहीं तो क्या आप खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी ले रहे हैं? आप जीएसटी हटाइए, महंगाई कम हो जाएगी। कह रहे जीएसटी हटाइए महंगाई कम हो जाएगी, हो जाएगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कह रहे हैं महंगाई कहाँ है। मैं कह रहा हूँ अभी आप साल 2 साल पहले एक बहुत बेसिक चीज़ ब्रेड लगभग 30 से 35 रुपए की मिलती थी, आज वो 55 रुपए की है। यहाँ पे कोई साथी खड़ा हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, आप एक बार उससे पूछिए ईमानदारी से कि क्या ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ दूध के दाम क्या नहीं बढ़े हैं? बोल रहे सैलरी बढ़ी है। एक चीज़ उन्होंने और भी कही थी, नहीं वो मैं बताता हूँ। एक सैलरी बढ़ी है, अच्छा पहले ये कहते जय जवान जय, पहले इन्होंने किसानों को लूटा, फिर जवान को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, 4 साल वाला किया। ठीक है, किस इंसान की बढ़ी है जरा ये पूछ लीजिए। इनके सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इनके जो साथी हैं, है ना, जिसके साथ ये मतलब वो मशरूम महंगा वाला मशरूम खाते हैं ना जो, है ना, सिर्फ उन्हीं की बढ़ी है ना। आप बताइए कि अडानी जी कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं? कौन सा ऐसा, कितने उद्योगपति हैं जो भारत छोड़ के जा चुके हैं? अडानी के अलावा किसी और की बढ़ी है तो आप मुझे बता दीजिए, जिसके साथ वो प्लेन में घुमा करते थे, जिसका फोटो भी दिखाया गया था संसद के अंदर, है ना। आज बताइए कि उनकी आमदनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? कौन से किसान की आमदनी दोगुनी हुई है, मुझे ये बता दीजिए। बहुत मामूली चीज़ें। मैं एक बताता हूँ, कोई साल या 2 साल पहले मैं अपनी घड़ी के अंदर सेल डलवाने गया था, वो मेरे को लगभग 80 या 90 रुपये का सेल लगा था मेरी घड़ी के अंदर। आज वही सेल 200 रुपये का है। आप यहाँ खड़े हुए किसी भी आदमी से पूछ लीजिए क्या वो सही नहीं है? कह रहे महंगाई है ही नहीं। अरे भाई महंगाई कैसे आए? आप सिर्फ यही रह गया है कि जनता सड़क पे आए और इनके छाती पे चढ़ के पूछे कि भाई साहब महंगाई कब रोकोगे? क्योंकि अब तो तुम नारा नहीं लगाते कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों नहीं बोलते भाई? अब नारों पे मैं आना चाहता हूँ, मैं आऊँगा आपके पास भी। एक चीज़ और बहुत अहम है, इस बार लोकसभा चुनाव में अलग अलग नारे दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार है, और बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से आज ही दिया गया कि जेल से जो वोट दो, जो जेल का जवाब वोट से, ये दिया गया। कांग्रेस की तरफ से हाथ लाएगा बदलाव, ये नारा दिया गया। और इसके साथ अलावा बीजेपी की तरफ से 4 जातियां प्रधानमंत्री ने गिनाई, कांग्रेस ने 5, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो इस वक्त बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए या सरकारें डाउन हो गई तो वो बंद हो जाएगा, तो उसको बचाए रखना सरकार को ये करना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम चीज़ें इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। नारे दे दिए गए, सबसे पहले आपकी तरफ से प्रधानमंत्री से 4 जातियाँ कह दी गई, युवा, जो गरीब हैं, और महिलाएं, और किसान। लेकिन इनके लिए कुछ वो होगा क्या? किसान तो शंभू बॉर्डर पर आज भी बैठे हुए हैं, और जो सिंगू पे हुआ आपने सबने मेरे मित्र ने महंगाई की बात की, मैं किसानों के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। जो यूपी के शासनकाल में 2014 तक किसानों का देश का बजट सालाना 35,000 करोड़ था, मोदी सरकार में आने के बाद आज वो 1,38,000 करोड़ का बजट है। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर वर्ष साल में 3 बार हम किसानों को पैसा देते हैं, जिसके कारण आज किसान ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहा है। उसकी दोगुनी आय का हमने लगातार प्रयास किए हैं, चाहे सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से किसान को ये जानकारी हो कि वो कौन सी फसल अच्छी उगा सकता है, किसका ज़्यादा दाम पा सकता है, ऐसी सुविधा भी किसान ने की है। और उसके अलावा जो नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदा के कारण, जो किसान आग लगने के कारण या बारिश के कारण, उसमें भी मोदी जी ने इजाफा किया है। तो मोदी जी की सरकार निसंदेह किसानों के लिए। मैं इसके बाद आपके पास आऊँगा, फिर हमसे इस पूरे मुद्दे पर बात करूँ। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद भी हमारी विचार चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आज सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे कई मुद्दों पर, जिस तरीके से बीजेपी ने 4 जातियां गिनाई हुई हैं, आम आदमी पार्टी का अलग स्लोगन चल रहा है और कांग्रेस का अलग चल रहा है। किसानों की बात हो रही थी, बीजेपी ने अपनी बात कह दी कि हम सम्मान निधि देते हैं, सब कुछ दिया। कांग्रेस की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आपने अपने घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र इसको नाम दिया, उसमें भी लिखा है कि MSP देंगे, कर्ज माफ़ी होगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। अब बाकी लोग जो कह रहे हैं कि जब तक सरकार थी तब तक आपने किया नहीं, अब कह रहे हैं कि MSP पूरी खिंचवा देंगे। अब ये कहने वाली बात नहीं है। आज भी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं पिछली, आप देखें पिछले 5 साल में 10, अभी जब से बीजेपी सरकार है, हमने जो वादा किया, क्या राजस्थान में हो, क्या दूसरी स्टेट में हो, हमने पूरा किया है। जो आज भी ये देश के लिए हमने किया है कि हमारे माननीय राहुल जी पूरे कितने किलोमीटर की उन्होंने जो यात्रा करी, कोई करके दिखाएगा? जो किया वो करके दिखाया ना, चल के तो दिखा दो। 5 किलोमीटर तुम सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, और यहाँ राहुल जी ने कितने किलोमीटर चले। तो आप, ऐसा नहीं है, राहुल जी सक्षम हैं, और ये
देश को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं। ये जो हमारा घोषणा पत्र है वो भी जोड़ने वाला है और सबके लिए रखा है, सारे वर्ग के लिए रखा है, और जो कहा है वो करेंगे। आप हमें मौका दीजिए, और जनता जनार्दन होती है, वो मौका देगी। वो जानती है कि 24 में विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा सेकंड विकल्प नहीं है। हमारी पार्टी से मैं इस पर कमेंट लूंगा। किसानों की बात हो रही थी, पराली जब भी जलती है धुआं आता है, दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कोई कहता है हरियाणा से आ रहा है, कोई कहता है पंजाब से नहीं आ रहा। तो ये बड़ी समस्या है, कैसे हल निकलेगा? केंद्र की बात कही जाती है, केंद्र कहता है राज्यों का काम है। देखिए, काम जो है ना, काम कभी भी हमेशा साथ मिलकर किया जाना चाहिए। जब भी जो राज्य की सरकार है केंद्र के पास जाती है, वो उनका ठीकरा दूसरों पे फोड़ के सिर्फ अपना जो उल्लू सीधा करने का काम करती है सिर्फ केंद्र सरकार। उसका सिर्फ काम है कि अगर भाजपा की सरकार वहाँ नहीं है तो सारा ठीकरा उसके सर पे फोड़ दो, और इनको कुछ आता नहीं। कंपनसेट करने की बात कही थी, ये कहा था कि राज्य भी कुछ डाले, केंद्र भी कुछ मैं दे। कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे पहले किसने किया मुआवजा देने का काम? दिल्ली सरकार ने सबसे पहले किया 20,000 का, और किसी सरकार ने किया? सबसे ज़्यादा पेंशन जो है यहाँ पे दिल्ली में दी जाती है, वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, सबसे ज़्यादा दी जाती है। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ जो सड़क पर दुर्घटना वाला जो है, ऐसा किसी और सरकार में होता हो तो बताइए आप मुझे। दिल्ली में होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैमरा जो है ना दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर सबसे बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमेशा काम किया गया, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा किया गया हो। तो उसमें किसका हाथ है? आप मुझे बताइए किसका हाथ है? कितना हमारे मंत्रियों पर कितना प्रेशर क्रिएट किया गया केंद्र सरकार के एलजीजी के द्वारा? आप बताइए। अधिकारियों को धमकाया जाता है कि आप ये काम मत करो, एक मत करो। कितनी मुश्किल होती है। आप बताइए, जो कैमरा जिसके लिए आज हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की फाइल को पास कराने के लिए लगभग 2 दिन के पूरे मंत्रिमंडल को एलजी साहब के यहाँ बैठना पड़ा कि भाई साहब फाइल साइन कर दीजिए। बताइए, अगर एक फाइल साइन कराने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो ये क्या ही हासिल करते होंगे? आप सोचिए कितनी मुश्किल से सरकारें चलाई जा रही हैं। तो ये बार बार आरोप लग रहा है, आ रखता है बीजेपी पे कि एलजी साहब जो है फाइलें साइन नहीं करते। मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी वाली रुक गई हैं, कई और सुविधाएं रुक गई हैं। जो इन्होंने कहा, केजरीवाल ने कहा दिल्ली में आते मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। पहली बात जो इन्होंने कहा कि कैमरे, आज पूरे दिल्ली के कैमरे बंद पड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि महिला सुरक्षा की, आज जितने महिला सुरक्षा के गार्ड थे या जो पॉल्यूशन के ऊपर चौराहे पे खड़े होते थे, आज सारे युवा साथी, बस के कर्मचारी रोज धरना केजरीवाल के घर पर दे रहे हैं। उनको कई महीने की उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो कह रहे हैं फाइलें नहीं पास हो रही। फाइलें तो अब जो देखो, देश संविधान के हिसाब से चलता है। यहाँ एक संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं। जब इनके विधायक दिल्ली के मुख्य सचिव को बैठाकर उसकी पिटाई करेंगे तो अफसर कैसे काम कर देगा इनके कहने से? आप ये सोचो कि इतना अनार्किज्म, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ने कहा आई एम प्राउड टू बी अनार्किस्ट, मैं हाँ अराजकतावादी हूँ, तो वो अराजकतावादी के साथ अधिकारी कैसे काम करेंगे? कह रहे हैं कि अधिकारियों का प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, ये श्योरिटी से कह सकते हैं क्योंकि अभी न्यायालय में है वो मामला। या ये सीरियसली कह सकते हैं कि उनकी पिटाई हुई थी? मतलब ये क्या इतना ऑथराइज्ड है? कोई भी नहीं कह सकता दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब कोई चीज़ न्यायालय के सामने जाती है, जब तक वो प्रूफ नहीं होती है ना, आप वैसे तो कुछ भी कहते रहिए दिन भर बैठ के, आपका तो काम ही प्रोपेगेंडा चलाना है। कुछ लोगों के पास चलते हैं, लोग भी काफ़ी देर से सुन रहे हैं। भाई साहब, आप भी चर्चा सुन रहे हैं, क्या जो मुद्दे हैं हल हो रहे हैं? लोगों की क्या समस्या है जो चुनावों में क्या समस्या आती है? आप ही बोलो भैया। आपको भी आते हो? पानी, महंगाई ठीक है? पानी आता है पीने को? अच्छा, महंगाई है? पानी अभी नहीं आया थोड़े दिन से, नहीं पानी तो पहले तो खुद ही। महंगाई तो है बाबू जी, महंगाई तो बहुत है। अब इसका कहाँ से महंगाई कम होगी? नहीं हो रही है। जी कैमरे ज़्यादातर तो रोडों के बंद ही पड़े हैं। कहीं जहाँ इन लगता है कि ये वहाँ तो जरूर इनके चल रहे हैं, बाकी सब कैमरे बंद पड़े हैं। कहीं भी चले जाओ सब बंद पड़े हैं। आपने तो बहुत क्लिनिक भी बहुत खोले थे, आज सारे डब्बे की तरह बंद पड़े हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। बंद नहीं है, सारे क्लिनिक बंद है। जो एलजी ने पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक कितना सुविधा ले रही है उस मोहल्ला क्लिनिकों से, अपना टेस्ट करा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, सुबह जाते हैं, डॉक्टर बैठे रहते हैं। एक और मुद्दा सामने आया है लॉ एंड ऑर्डर का। अब जहाँ भी मैं दिल्ली में जाता हूँ ये बात जरूर सामने आती है कि लॉ एंड ऑर्डर, खास करके आपका कुछ इलाके तो जरूर बॉर्डर एरिया पर भी लगते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो भी है, खबरें तो सारी हम देखते ही हैं। आम आदमी पार्टी कहती है पुलिस हमारे पास नहीं है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, वो कहते हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी तो है नहीं कि बहुत बड़ा प्रदेश हो, फिर भी सिचुएशन मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है। आप कहीं भी थाने में जाइए, आप ऑनलाइन अपनी एफआईआर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से डेस्क बना दिया है, किसी भी महिला को पुरुष जांच अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले से बेहतर है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम अपनी ओर से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि भी केंद्र में बैठी सरकार
दिल्ली पर ध्यान दे, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए जो सरकार है वो तो बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहती किसी मुद्दे पर। आज उन्होंने आपने प्रदूषण की बात की, आज दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। इन्होंने सत्ता में आते ही कहा कि हम पराली, पंजाब में सरकार में आएंगे तो पराली बंद कर देंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहने के बावजूद ही पराली वहाँ चल रही है। आप इनके कथनों करनी में फर्क देखिए ना, क्योंकि जिसने अपने गुरु की नहीं मानी, जिस अन्ना हजारे ने कहा कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा नहीं उठाएगा, उसी केजरीवाल ने अन्ना हजारे को ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हुई है पहले से, क्या लगता है हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होती तो ये क्या तरीका है? आप किसी को भी बिना उसके उठा के अंदर डाल देते हैं, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप कोई भी कहीं भी कोई अपनी आस्था का काम कर रहा है उसको किक मार देते हैं, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप क्या कर रहे हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? भय फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। आप सारी ईडी जितनी एजेंसीज हैं उन्होंने आपने अपने अंडर में करे, ये लॉ एंड ऑर्डर है? आपके कहने पे चलेंगी? नहीं। आज आने वाला टाइम जो है, हम ये कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचेगा तो लॉ एंड ऑर्डर बचेगा। ये संविधान सबसे पहला हमारा मुद्दा है, संविधान बचाने के लिए निकले हैं देश के अंदर। इस बार इलेक्शन में हम संविधान बचाने निकले। संविधान बचाना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं कि है लेकिन कम हुआ है। पहले 2-3 चीज़ें मेरे भाई ने, भाजपा के भाई ने मुझे बोली है। एक कह रहे हैं जी कैमरे बंद है। अरे भाई साहब, कैमरे नहीं बंद है, आपकी आंखें बंद है ना? पहले आप अपनी आंखों को खोलो, सारे कैमरे चालू होते हैं, वो दिल्ली पुलिस बंद करवाती है ना? और जहाँ कॉलोनी के अंदर आप जाइए, सारे कैमरे खुले हुए हैं, सब चलते हैं। क्यों करवाती है? वो उनसे पूछे, उसका जवाब तो वो देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। जहाँ कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं वहाँ के जवाब हम देते हैं। दिल्ली पुलिस जो है ना, आती है विधायक के ऑफिस में, आती है हर रोज कम से कम 2-3 बार आती है कि आप ये इसका बताइए, हमको यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है। अगर वारदात नहीं हो रही होती दिल्ली पुलिस नहीं आती वहाँ पे, है कि नहीं? जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर तो हाल दिल्ली की जनता ज़्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि इनके पास है। इसका वो जवाब देना नहीं चाहते, खाली कहते जी हो रहा है, जी हो रहा है। ठीक कुछ नहीं करना है इन्होंने। मैं कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं जी ऑनलाइन FIR होती है, 1 लाख FIR और करा दीजिए। आपने उस पर कार्रवाई कितने पे करी है बताइए? इनकी एक एजेंसी है ED, उससे पूछ लीजिए भाई साहब, 5% भी कन्विक्शन रेट नहीं है उसका। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ थी, उसके अंदर कहा गया ED ने जो कार्रवाई करी है, 95% अपोजिशन के लीडर के ऊपर सिर्फ कार्रवाई हुई है, वरना इनको ED करती नहीं है कार्रवाई। उसका कन्विक्शन रेट आप कहीं भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी साथी मेरा खड़ा हो, गूगल पर डाले कि कितना कन्विक्शन उसका रेट है, एक बार पता चल जाएगा। दिल्ली पुलिस का कितना कन्विक्शन रेट है उसको भी पता चल जाएगा। ED पे आऊँगा, बहुत आजकल यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब कह रहे हैं कि ED आप BJP वाले यूज कर रहे हैं, जो काबू में करना है, जिसको हटाना है उसको ED भेज दो। मुझे तो इनकी, जो मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ा हास्यास्पद स्थिति लगती है कि आप 2014 से पहले के इनके वीडियो निकालिए, जो वो केजरीवाल कहता था बंद कर दो ED, बंद कर दो CBI, बंद कर दो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कोई जरूरत नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं करते, किसी कांग्रेसी को बंद नहीं करते, किसी शीला दीक्षित पे केस नहीं चलाया, किसी सोनिया गांधी पे केस नहीं चलाया, किसी राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं किया। आज वही ED पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र खड़े हैं, PMLA का कानून किसके सरकार में आया? किसने बनाया? PMLA प्रिवेंटरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसने बनाया? अपडेट किया। वो तो देश में हमेशा कानून में संशोधन होते ही है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई कानून पुराना पड़ जाता है, उसमें लेटेस्ट अपडेट करने पड़ते हैं, समय और मांग के हिसाब से उसमें संशोधन करने पड़ते हैं। वो सब सरकारों ने किया, हम भी कर रहे हैं। PMLA तो आप ही लाए थे। तो लाए थे, हमने तो बहुत कुछ लाए थे देश में। 70 साल में कहते कुछ नहीं किया, अरे हमने तो बहुत कुछ किया। मगर उसको कहते हैं ना, ये काम करने के तरीके अलग होते हैं। एक होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपने इस तरह की भर्तियां कर दी है, उसमें हर डिपार्टमेंट में अपने आदमी बिठा दिए हैं, जिस कारण उनका काम करने का तरीका ही बदल गया है। वो तो अपने आप को BJP समझ के काम कर रहे हैं। सीधी बात तो ये है। हमने तो एक लॉ एंड ऑर्डर वाले बनाए थे, हमें क्या पता उसमें क्या कर दिया आपने। कुछ लोग यहाँ पर और खड़े थे, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम कर दिए, ऐसे माहौल बन गया कि पता नहीं 50 रुपये कम हो गया। नहीं, कम तो खैर हुआ है सर, पर जैसे भी इकोनॉमी के हिसाब से तो कोई चीज़ कम होगी और घटेगी, वो इसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, हो ही रही है। और इसके साथ अब मैं, क्योंकि अंतिम क्षण है, कुछ ही मिनट बचे हैं, फाइनल सबसे एक कमेंट मैं लूँगा कि फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव पर आते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, 1 मिनट में बात पूरी कर दीजिए कि क्या रहेगा जो चुनावी मुद्दा बनेगा, और जब कह रहे हैं कि 400 पार हो पाएगा संभव। पहले दिल्ली की बात कर ले, साथ के साथ आएंगे। देखिए, देश की जनता जनार्दन होती है, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमें 2014 में भी 7 सीटें मिली, 2019 में भी 7 सीटें आई, और निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा। और चांदनी चौक में तो हमने लक्ष्य रखा है इस बार
प्रवीण खंडेलवाल जी को 5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। इस बार तो इकट्ठे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वोटर समझदार है। ये वो नूरा कुश्ती चल रही है, चोर चोर मुसरे भाई। और दूसरी बात, मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर, आर्टिकल 370, 35A और देश में जो जिस प्रकार चारों तरफ सर्वांगीण विकास हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से चहुम विकास की बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब की बार जो 400 पार का नारा है, वो जब दिल्ली में हम 5 लाख से प्रवीण खंडेलवाल जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से 400 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। इन्होंने तो तय कर लिया कि 5 लाख से जीतेंगे। आप फाइनल बताइए कितना? आप देखते हैं सेंसेक्स जब ऊपर जाता है वो सब दिखावा होता है। असल में जो चीज़ है कुछ नहीं है, ये हवा बना रहे हैं, कुछ नहीं है। 400 पार कुछ भी नहीं जाएगा, ये 200 और 225 के बीच में सिमट के रह जाएंगे, मेरा मानना है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अब रहा इनका सवाल चांदनी चौक का सवाल। चांदनी चौक की हमारी सीट जो है वो हमारी ऐतिहासिक सीट है, वो कांग्रेस की सीट है, हमेशा कांग्रेस पे रही है। ये अभी जो हमारी थोड़ी सी वोटर हमारा थोड़ा सा हमारे से नाराज़ हो गया था, वो इस बार वापस आ गया है कि उसने बोला बिल्कुल मना लिया हमने, इसकी बार हम स्वीप मारेंगे और सातों की सातों सीटें हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है और दिल्ली से ही दिल्ली की जनता जो है सब जानती है कि हमें देश को कैसे चलाना है। आपसे लोग का फाइनल कमेंट, ये कह रहे हैं चांदनी चौक जीतेंगे, वो कह रहे हैं 5 लाख का उन्होंने दे दिया है कि 5 लाख से खंडेलवाल जीतेंगे। बताइए आम आदमी पार्टी का क्या इस बार होना है? पूरे देश में 22 पे लड़ रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा जी 400 पार, ठीक है जी, तो 543 ही कह देते। जब फर्जी आंकड़ा ही देना है तो कुछ भी बोल दो। मैं कह रहा हूँ इन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था जी 200 पार, आए 45 के इर्द गिर्द। दिल्ली में कहा था जी 45 पार, आए 8। तो फर्जी आंकड़े देने में तो उस्ताद हैं ये लोग तो। और चांदनी चौक देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता इतना महान है, इतना अच्छा है, इतना ज़मीनी है कि वो इतनी मेहनत करता है कि ना इनके सारे इरादों को वो ख़त्म कर देगा। और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, वो 7-0 से जीतने जा रहा है और इनको एक कड़ी शिकस्त देने वाला है और इनको इनके सारे जो जुमलेबाजी है ना उसको ख़त्म करेगा इंडिया गठबंधन। तो बिल्कुल सबसे हमने विचार चर्चा की पूरा 1 घंटा और कई मुद्दे निकल के आए, चाहे महंगाई हो, पराली हो या कूड़े का मुद्दा हो या आपसी विचारधाराओं की बात हो, सब चीज़ें हैं और इन्हीं चुनावों में यही सब चीज़ें दिखेंगी। अभी बिल्कुल चरम पर प्रचार प्रसार अभी थोड़े देर में पहुंच जाएगा और भी कई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो कई विचार चर्चा करेंगे। आज का जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था इसमें बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र में और आप बने रहिए MH1 के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।